हेलो एवरीवन। तो ये आ गई अपनी नई वीडियो एड्रीनल कॉर्टेक्स ग्लैंड के ऊपर अपने रीड विद मी मैराथन सीरीज जो चल रही है उसी सीरीज में नई वीडियो। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। और जल्दी से एक एक्साइटिंग वीडियो के साथ हम शुरुआत कर रहे हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स ग्लैंड को। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या डिस्कस हो रहा है। एड्रीनल कॉर्टेक्स में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। एड्रिनल कॉर्टेक्स का जो सिलेबस है वो अपना कुछ इस तरीके से चलता है। इसमें हमें इंपॉर्टेंस ऑफ एड्रिनल ग्लैंड देखनी होती है, उसकी फंक्शनल एनाटॉमी पता होनी चाहिए, हिस्टोलॉजी एड्रिनल कॉर्टेक्स की पता होनी चाहिए, हार्मोन्स पता होने चाहिए, कौन कौन से सिंथेसिस होते हैं वहां से, उनका हार्मोन्स का सिंथेसिस कैसे होगा, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, और फेड ऑफ एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स क्या चीज है, फाइनली वो कैसे उनका लास्ट होगा, है ना, ये उसकी फेट है। ठीक, जैसे उसमें तीन कैटेगरी होती है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और एड्रिनल सेक्स हार्मोन। इन तीनों को फिर हम अलग अलग पढ़ेंगे। ये तीनों हार्मोन यहाँ से रिलीज होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से। और फिर एक छोटा सा टॉपिक है एक्सोजीनस स्टेरॉइड क्या होते हैं, और लास्ट में हमेशा की तरह अप्लाइड फिजियोलॉजी। तो इन सभी पॉइंट्स को हम इन वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से अब शुरू कर देते हैं इस सीरीज को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एड्रिनल ग्लैंड से। पहले समझ लेते हैं क्या इंपॉर्टेंस है भाई इसकी। द एड्रिनल ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड लाइफ सेविंग ग्लैंड। इसको लाइफ सेविंग ग्लैंड भी कहते हैं एंड एसेंशियल एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। इट इज बिकॉज द एब्सेंस ऑफ एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स, यहां से निकलने वाले हार्मोन की एब्सेंस से डेथ तक हो सकती है विद इन 3 to 15 डेज। 3 से 15 दिन के अंदर डेथ हो जाती है पेशेंट की अगर उसमें ये नॉन फंक्शनल हो जाए ग्लैंड। एंड एब्सेंस ऑफ एड्रीनो मेड्यूलरी हार्मोन। देखिए इसके दो पार्ट होते हैं एड्रीनल ग्लैंड के, एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड एड्रीनल मेड्यूला, याद रखना, ठीक है। एड्रीनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। पहले डायग्राम में इसका स्ट्रक्चर देख लेते तो आपको अंदाजा लग जाएगा। देखिए ये किडनी है, किडनी के ऊपर होती है हमारी एड्रिनल ग्लैंड, उसके ऊपर बैठी रहती है एड्रिनल ग्लैंड। और एड्रिनल ग्लैंड जो है ट्रायंगुलर सा स्ट्रक्चर है। जब इसका क्रॉस सेक्शन निकालते हैं तो इसमें जो येलो कलर का पोर्शन है उसको मैं बोलता हूं मेड्यूला, और आउटर जो पेरीफेरी है पिंक कलर की इसको बोलते हैं हम कॉर्टेक्स। तो दोनों से अलग अलग नेचर के हार्मोन निकलते हैं, दोनों का डेवलपमेंट अलग अलग होता है, ये पॉइंट याद रखना है आपको। तो देखिए एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन से डेथ हो जाती है अगर इनका सिक्रीशन 3 से 15 दिन तक रुक जाए, और एब्सेंस अगर एड्रिनो मेड्यूलरी हार्मोन की हो जाती है तो इससे क्या होता है, डिक्रीज द रेजिस्टेंस टू मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेस। और अगर इसमें कोई दिक्कत आ जाए तो उस पेशेंट की मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस जो है लेवल को झेलने का, जो स्ट्रेस को झेलने का जो उसकी इम्यूनिटी के बोल दो, उसकी पावर बोल दो, उसमें डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ एड्रिनल ग्लैंड देखते हैं। देयर आर 2 एड्रिनल ग्लैंड्स, ईच ग्लैंड इज सिचुएटेड ऑन द अपर पोल ऑफ ईच किडनी। सही बात है। बिकॉज ऑफ द सिचुएशन एड्रिनल ग्लैंड इज अदरवाइज कॉल्ड सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल, रीनल माने किडनी, सुप्रा मतलब ऊपर, सुपीरियर, तो सुप्रारीनल ग्लैंड भी बोलते हैं इसको। ईच ग्लैंड वेट्स अबाउट 4 ग्राम। कितना वजन होता है, 4 ग्राम के आसपास वजन होता है। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ एड्रिनल ग्लैंड के कौन कौन से पार्ट हैं। तो देखिए एड्रिनल ग्लैंड के जो पार्ट हैं वो 2 डिस्टिंक्ट पार्ट हैं। एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, जैसा मैंने अभी आपको बताया एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये येलो कलर से। फिर देख लीजिए पेरीफेरी है, आउटर पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 80% ऑफ द ग्लैंड, ठीक है, ये करीब 80% बनाता है। और एड्यूला द सेंट्रल पोर्शन कॉन्स्टिट्यूट द 20%। तो जो बीच वाला हिस्सा ये ऑरेंज वाला, ये येलो वाला, तो ये जो हिस्सा है ये कितना बनाता है, 20%। दीज 2 पार्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तीनों ही एस्पेक्ट में ये दोनों पार्ट एक दूसरे से अलग होते हैं। एड्रिनल मेड्यूला डेवलप फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट। जब हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा व्हाट इज न्यूरल क्रेस्ट, है ना। तो ये इनिशियल डेवलपमेंटल स्ट्रक्चर है न्यूरल क्रेस्ट, यहाँ से डेवलप होता है, विच गिव्स राइज टू ओरिजिन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और यहीं से मेड्यूला का जहां से ओरिजिन होता है वहीं से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का भी ओरिजिन होता है। सो इट्स सिक्रीशन एंड फंक्शंस रिजेंबल्स दैट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और ज्यादातर आप इसके जो हार्मोन्स देखोगे, आपने नाम सुना होगा एड्रिनलाइन, नॉर एड्रिनलाइन, एसिटाइल कोलिन, ये जो वर्ड हैं सारे के सारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी आपको सुनने को मिलेंगे। और इसके हार्मोन्स के नाम भी यही होते हैं जो ज्यादातर यहाँ से रिलीज होते हैं। डोपामाइन भी यहाँ से रिलीज होता है,
ठीक है। एड्रीनल कॉर्टेक्स डेवलप फ्रॉम मीजोनेफ्रॉन, जबकि ये किससे डेवलप होता है? मीजोनेफ्रॉन। मीजोनेफ्रॉन मतलब जिस स्ट्रक्चर से किडनी का डेवलपमेंट हो रहा है। नेफ्रोज माने सेल्स ऑफ किडनी, है ना। तो ये नेफ्रोज यानी किडनी का ओरिजिन जिस स्ट्रक्चर से हुआ वहां से इसका ओरिजिन होता है। विच गिव्स राइज टू रीनल टिश्यू। इट सिक्रीट्स एंटायरली अ डिफरेंट ग्रुप ऑफ हार्मोन कॉल्ड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। और इससे निकलने वाले हार्मोन्स को, कॉर्टेक्स से निकलने वाले हार्मोन को हम बोलते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। क्लियर। अब हिस्टोलॉजी देखते हैं इसकी। हिस्टोलॉजी एड्रिनल कॉर्टेक्स की क्या है? तो कॉर्टेक्स इज फॉर्म्ड बाय 3 लेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर। ओवरऑल तो इसकी जो हमने एनाटॉमी देखी तो उसको 2 पार्ट में बांट सकते हैं, लेकिन जो इसका सेल्यूलर अरेंजमेंट है यानी इसके अंदर जो सेल्स का अरेंजमेंट है वो 3 लेयर में होता है। उसको समझते हैं जरा। 3 लेयर्स ऑफ स्ट्रक्चर, ईच लेयर इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम वन अदर। आउटर जो लेयर है सेल्स की उसको बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा। सेकंड है मिडिल जोना फेसिकुलेटा और थर्ड है इनर जोना रेटिकुलरिस। यानी इतने पोर्शन का अगर मैं क्रॉस सेक्शन निकालूं कॉर्टेक्स का क्रॉस सेक्शन, सी सेक्शन अगर मैं निकालूं तो उसमें मुझे 3 लेयर मिलती है। सबसे ऊपर जोना ग्लोमेरुलोसा, उसके नीचे जोना फेसिकुलेटा, उसके नीचे जोना रेटिकुलरिस। और तीनों से अलग अलग तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं। केवल किसकी बात कर रहा हूं मैं? कॉर्टेक्स रीजन की। इसकी ये जो लेयर है इस वॉल की थिकनेस में 3 लेयर्स होती है अपने आप में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे। यहां पर ये देखिए हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स आर स्टीरॉयड इन नेचर, हैंस नेम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। बेस्ड ऑन देयर फंक्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। कौन कौन सा? मिनरलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड सेक्स कॉर्टिकॉइड। 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, तो सिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट एंड फेट ऑफ एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स। सिंथेसिस कैसे होता है इन हार्मोन का पहले ये देख लेते हैं, फिर हम इंडिविजुअल हार्मोन को डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल इसी में डिस्कस हो जाएगा, इंडिविजुअल हार्मोन भी हमें पढ़ना है। तो ऑल द एड्रिनोकॉर्टिकल हार्मोन्स आर स्टीरॉइड्स इन नेचर एंड सिंथेसाइज मेनली फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। आपको पता है स्टीरॉइड हार्मोन किसका बेस क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल यानी फैट, है ना, लिपिड। दैट इज एब्जॉर्ब डायरेक्टली फ्रॉम द सर्कुलेटिंग ब्लड। A small quantity of cholesterol is also synthesized within the cortical cells from acetyl coenzyme A. Synthesis of aldosterone is given in figure 70.2। और आगे जब हम पर्टिकुलर टाइप पढ़ेंगे मिनरलों का, ग्लूको का, तो उसका सिंथेसिस उसके फिगर में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखो कि इसका जो फॉर्मेशन होता है किससे होता है? कोलेस्ट्रॉल से। कौन से एंजाइम की हेल्प से? एसिटाइल कोएंजाइम ए से। ठीक है, अब ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं कि ब्लड में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाता है। ट्रांसपोर्ट में पहले मिनरलोकॉर्टिकॉइड का देखते हैं। द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स आर ट्रांसपोर्ट इन द ब्लड बाय बाइंडिंग विद प्लाज्मा प्रोटीन, स्पेशली ग्लोबुलिन। द बाइंडिंग इज लूज एंड 50% ऑफ दीज हार्मोन्स आर प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म। तो ये जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है ये 2 तरीके से हो सकता है, फ्री फॉर्म भी हो सकता है और बाइंडिंग विद ग्लोबुलिन प्रोटीन। इससे ग्लोबुलिन प्रोटीन से बाइंड होकर भी ट्रेवल कर सकता है टारगेट ऑर्गन पर। दूसरा है हमारा कौन सा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड की क्या स्टोरी है? तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय स्पेशल प्लाज्मा प्रोटीन नोन एज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बाइंडिंग ग्लोबुलिन और ट्रांसकॉर्टिन। तो ये नाम याद हो जाना चाहिए आपको। ठीक है, इसके लिए स्पेशल प्रोटीन, वो तो जनरलाइज ग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ चला जाता है, लेकिन इसके लिए स्पेसिफिक बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है, इसका नाम है ट्रांसकॉर्टिन। 94% ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय दिस प्रोटीन, whereas 6% of them are found in plasma। यानी ये भी फ्री फॉर्म में ट्रेवल करता है। एल्बुमिन प्ले अ वेरी लिटिल रोल इन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ट्रांसपोर्ट, और एल्बुमिन का इसमें कोई ट्रांसपोर्टेशन में ज्यादा रोल नहीं होता। सेक्स हार्मोन, एड्रिनल सेक्स हार्मोन्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय अनदर स्पेशल प्लाज्मा प्रोटीन नोन एज सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन। तो इन दोनों के लिए स्पेसिफिक प्रोटीन होती है, ट्रेवलिंग प्रोटीन, है ना, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। अब देखते हैं हम
फेट ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। फेट क्या रहती है इसकी, लास्ट क्या होता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का, तो लास्ट ये है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर डिग्रेडेड मेनली इन द लिवर एंड कॉन्जुगेटेड टू फॉर्म ग्लूकोरोनाइट्स एंड अ लेसर एक्सटेंट फॉर्म सल्फेट्स। तो क्या क्या बना देता है ये, पहले डिग्रेड होगा, डिग्रेड कौन करेगा, इसको लिवर करेगा, तो ग्लूकोरोनाइट्स बना देगा या सल्फेट्स बनाएगा। अबाउट 25% कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर एक्सक्रीटेड इन बाइल, और जब ये बाइल में आ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, इंटेस्टाइन में और फीकल मैटर के थ्रू बाहर निकल जाएंगे। कितना 20%, रिमेनिंग 75% इन यूरिन, और बाकी का 75% कैसे जाता है, ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंच जाता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में, और फिल्ट्रेट के थ्रू यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर। तो ये तो हो गई इसकी फेट। ठीक है, अब हम इन तीनों हार्मोन्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम फर्स्ट हार्मोन पढ़ रहे हैं कौन सा, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि मिनरेलोकॉर्टिकॉइड क्या है और इसका क्या इफेक्ट रहता है बॉडी पर। तो हमारा फर्स्ट हार्मोन है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। चलिए समझते हैं इसको। देखिए, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स आर द कॉर्टिकोस्टेरॉइड दैट एक्ट ऑन द मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स, पर्टिकुलरली सोडियम एंड पोटेशियम। तो ये जनरली किसको मेंटेन कराते हैं बॉडी में, सोडियम और पोटेशियम के लेवल को मेंटेन कराएंगे। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स आर, बॉडी में दो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स मेन है, एक होता है एल्डोस्टेरोन और एक होता है 11-डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन। इसमें फेमस कौन सा है, एल्डोस्टेरोन। ठीक है, और ये थोड़ा कम फेमस है। आपको एक याद होना चाहिए, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स का एक एग्जांपल अगर आपसे कोई पूछ लेता तो आपके मुंह से तुरंत आना चाहिए एल्डोस्टेरोन, है ना। और क्या हो सकता है, 11-डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन भी इसी कैटेगरी में आता है। अब इसका सोर्स ऑफ सिक्रीशन देख, तो यहाँ पे इसका सोर्स क्या है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स आर सिक्रेटेड बाय जोना ग्लोमेरुलोसा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। मैंने आपको बताया था कॉर्टेक्स 3 लेयर में अरेंज है, सबसे आउटर वाली का नाम है जोना ग्लोमेरुलोसा। तो ग्लोमेरुलोसा से कौन सा हार्मोन निकलता है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, या फिर बहुत स्पेसिफिक बोलूँ तो एल्डोस्टेरोन, बात एक ही है। अब बात करते हैं इसकी केमिस्ट्री एंड हाफ लाइफ की। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स कैसा है, 21 कार्बन वाला हार्मोन है, 21 कार्बन एटम्स होते हैं इसमें। ठीक है, C21 स्टीरॉइड है। ठीक है, हाफ लाइफ कितनी है, 20 मिनट्स, हाफ लाइफ भी बहुत कम है इसकी, 20 मिनट। द डेली आउटपुट एंड प्लाज्मा लेवल कितना होता है इसका, डेली आउटपुट एंड प्लाज्मा लेवल ऑफ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स आर गिवन इन टेबल 70.1। 70.1 टेबल को हम देखते हैं। तो ये देखिए, डेली आउटपुट ऑफ प्लाज्मा लेवल मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का देख लेते हैं। एल्डोस्टेरोन, इसका डेली आउटपुट कितना है, 0.15 माइक्रोग्राम, और प्लाज्मा लेवल कितना रहता है, 0.006। जबकि 11-डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन का कितना है, 0.2 डेली आउटपुट है माइक्रोग्राम, और जो प्लाज्मा लेवल है वो कितना है, 0.006 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर। तो ये उसकी वैल्यू हो गई। अब इसका फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शंस ऑफ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। 90% ऑफ मिनरेलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी इज प्रोवाइडेड बाय एल्डोस्टेरोन एंड 10% इज बाय 11-डीऑक्सीकॉर्टिकोस्टेरोन्स। तो इसका पहला फंक्शन क्या है, इट इज अ लाइफ सेविंग हार्मोन, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इट इज अ लाइफ सेविंग हार्मोन। लाइफ सेविंग हार्मोन है ये। तो एल्डोस्टेरोन इज वेरी यूजफुल फॉर लाइफ एंड इट्स मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी एंड वॉल्यूम ऑफ ईसीएफ। अब देखिए, तो मेन चीज ही अगर डिस्टर्ब हो जाए ऑस्मोलैरिटी और वॉल्यूम हमारे बॉडी फ्लूइड्स का, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ईसीएफ यानी एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, इट इज यूजुअली कॉल्ड लाइफ सेविंग हार्मोन बिकॉज its absence caused death within 3 days to 2 weeks. Aldosterone has 3 important function. क्या important function? Number 1, it increases the reabsorption of sodium from renal tubule. It increases the excretion of potassium through renal tubules, and it increases the secretion of hydrogen ions into renal tubules. यानी हाइड्रोजन आयन को सिक्रीट करेगा, पोटेशियम को एक्सक्रीट करेगा और इनको रीएब्जॉर्ब करेगा।
एक्शंस ऑफ एल्डोस्टेरोन कैन बी अंडरस्टूड बाय फॉलोइंग मेथड्स। अब यहां पर हम देख सकते हैं कि क्या क्या ये जो इफेक्ट है हमें कैसे देखने को मिलेगा। ये ओवरऑल इफेक्ट तो इसने बता दिया कि रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करेगा और एक्सक्रीशन को भी इंक्रीज करेगा पोटेशियम के, और हाइड्रोजन के सिक्रीशन को भी इंक्रीज करेगा। यानी हाइड्रोजन एक्चुअल में एक्सक्रीट आउट नहीं होगा, दोबारा से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा, लेकिन वो एक प्रोसेस को शुरू कराने के लिए जरूरी है उसका सिक्रीट होना। ठीक है। ऑन सोडियम आयंस, सोडियम आयन पर क्या फर्क है देखिए। एल्डोस्टेरोन एक्ट ऑन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल एंड कलेक्टिंग डक्ट एंड इंक्रीज द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। During the hypersecretion of aldosterone, the loss of sodium through urine is only few milligram per day. But during hyposecretion aldosterone, the loss of sodium through urine increase. That is called hypernatriuria. Hypernatriuria up to 20 gram per day. It proves the importance of aldosterone in regulation of sodium ion concentration and osmolarity of the body. ऑस्मोलैलिटी दोनों वर्ड में डिफरेंस है, आप देखिए जरा इसमें, ये ऑस्मोलैरिटी नहीं है, ऑस्मोलैलिटी है। ठीक है। तो एक तो ये इसको मेंटेन कराएगा रीअब्जॉर्प्शन को। अब देखते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम पर इसका क्या फर्क रहेगा। ऑन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड वॉल्यूम, व्हेन सोडियम आयन इज रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द रीनल ट्यूबल्स साइमल्टेनियसली वाटर इज आल्सो रीअब्सॉर्ब्ड। आपको पता है जहां जहां सोडियम चलता है साथ साथ में वाटर चलता है। Water reabsorption is almost equal to sodium reabsorption. So the net result of increase in ECF volume. तो जब वाटर और सोडियम पैरेलल चलेंगे तो इसका मतलब ECF का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। Even though aldosterone increases the sodium reabsorption from the renal tubule, the concentration of sodium in the body does not increase very much because water is also reabsorbed simultaneously. तो ऐसा नहीं है कि वो सॉल्यूट की कंडीशन ज्यादा बढ़ जाएगी, साथ में पानी भी जा रहा है, तो ये ऑलमोस्ट बैलेंस रहेगा बॉडी के अंदर। बट स्टिल देयर इज पॉसिबिलिटी फॉर माइल्ड इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ सोडियम इन ब्लड, दैट इज माइल्ड हाइपरनेट्रीमिया। इट इंड्यूसेस थ्रस्ट लीडिंग टू इनटेक ऑफ वाटर विच अगेन इंक्रीजेस द ECF वॉल्यूम एंड ब्लड वॉल्यूम। तो ये अपने आप को खुद से मेंटेन करा लेता है कि मान लीजिए अगर कुछ ज्यादा सोडियम आयन हो जाएंगे तो हमको प्यास लगने लगेगी, हम पानी पिएंगे और उस पानी को भी ये एब्जॉर्ब करा लेगा हमारा किडनी। तो इससे क्या होगा, वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम और ECF वॉल्यूम दोनों मेंटेन रहेंगे। अब ब्लड प्रेशर पर क्या असर रहेगा। इंक्रीज इन ECF वॉल्यूम एंड ब्लड वॉल्यूम फाइनली लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। अब आपको पता है कि इनडायरेक्टली ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा। एल्डोस्टेरोन एस्केप या एस्केप फिनोमेना क्या होता है इसको समझते हैं ये। ठीक है। एल्डोस्टेरोन एस्केप क्या है, तो एल्डोस्टेरोन एस्केप रेफर्स टू द एस्केप ऑफ किडनी फ्रॉम साल्ट रिटेनिंग इफेक्ट of excess administration or secretion of aldosterone, as in case of primary hyperaldosteronism. Mechanism of aldosterone escape, इसमें क्या होता है देखते हैं जरा। मतलब एल्डोस्टेरोन ज्यादा बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगा, किडनी का साल्ट रिटेनिंग इफेक्ट, जो किडनी खुद से एज अ ऑर्गन काम करता है विदाउट हार्मोन के इफेक्ट के, ठीक है, उस काम को कौन करने लगेगा, एस्केप कर देगा, कौन, एल्डोस्टेरोन। तो मैकेनिज्म क्या है इसको समझते हैं जरा। When aldosterone level increases, there is excess retention of sodium and water. This increases the volume of ECF and blood pressure. Aldosterone induced high blood pressure decrease the ECF volume and through two type of reactions. और एल्डोस्टेरोन के वजह से जो हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है वो डिक्रीज कराएगा किसको, ECF वॉल्यूम को। नंबर 1 कैसे, इट स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड। आपको पता है ANP, ANP हम लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लोकल हार्मोन्स में आता है ये ANP। ठीक है। तो ये ANP रिलीज कराएगा क्योंकि जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो एट्रिया पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो एट्रियल मसल से क्या रिलीज होगा, ANP। तो ANP इसका जस्ट उल्टा इफेक्ट करेगा। अब यहां पर देखिए ANP कॉज एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम इन स्पाइट ऑफ इंक्रीज इन एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन। तो यहां पर क्या होगा, भले एल्डोस्टेरोन बढ़ा रहे हैं लेकिन ये इस टाइम पर ANP अपने एक्शन को दिखाएगा जिसकी वजह से सोडियम क्या करेगा, एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। तो अब एल्डोस्टेरोन का फंक्शन एस्केप हो गया ना, भाग गया ना, किडनी के अपने इफेक्ट की वजह से भाग गया ना। अभी किडनी का इफेक्ट क्यों आ रहा है, एक तो ANP हार्मोन की वजह से आ रहा है, दूसरा इट कॉज प्रेशर डायूरेसिस, excretion of excess salt and water by high blood pressure through the urine.
This decrease the salt and water content in ECF in spite of hypersecretion of aldosterone. Beside ANP, two more natriuretic peptide called brain natriuretic peptide BNP and CNP, C-type natriuretic peptide also secreted by cardiac muscles, given in the last chapter. मैंने आपको पहले ही बता दिया कौन से चैप्टर में दे रखा है, लास्ट वाले चैप्टर में ये दे रखा है, इसको हटा दीजिए यहाँ से, ठीक है। BNP and CNP also have similar action on ANP on sodium excretion. तो यहाँ पर आप इसको एस्केप कर सकते हो, उसके फंक्शन को एस्केप कर देती है किडनी। कैसे एस्केप करती है? अपने इन दो फैक्टर्स की वजह से, ANP BNP, और जो प्रेशर बढ़ा हुआ है उसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ज्यादा होगा, तो उसकी वजह से। सिग्निफिकेंस क्या है इस एस्केप का? बिकॉज ऑफ एल्डोस्टेरोन एस्केप एडिमा डज नॉट अकर, और इसकी वजह से क्या होगा? बॉडी में एडिमा नहीं होगा, लोकलाइज स्वेलिंग नहीं दिखेगी, बॉडी में एक सूजन टाइप की नहीं आएगी। अदरवाइज ये अपना काम ज्यादा करने लगेगा तो पानी रिटेन होने लगेगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड में, और एक स्वेलिंग टाइप की बॉडी पर विजिबल होने लगेगी, ठीक है। ऑन पोटेशियम आयन क्या इफेक्ट था इसका? इसका एक्सक्रीशन बढ़वा देता था ये। पोटेशियम आयन में क्या करेगा देखिए, पोटेशियम आयन में एल्डोस्टेरोन increases the potassium excretion through renal tubule. When aldosterone is deficient, the potassium ion concentration in ECF increases, leading to hyperkalemia. जब भी एल्डोस्टेरोन की कमी होगी तो कौन सा एंजाइम ज्यादा, कौन सा आयन ज्यादा बढ़ जाएगा? पोटेशियम बढ़ जाएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपरकैलीमिया। और सोडियम बढ़ जाएगा तो हाइपर नेट्रीमिया, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा? हाइपरकैलीमिया रिजल्ट इन सीरियस कार्डियक टॉक्सिसिटी with weak contraction of heart and development of arrhythmia. irregular beat जो होती है, arrhythmia मतलब irregular heartbeat, वो होना शुरू हो जाएगा। In very severe condition it may cause cardiac death. When aldosterone secretion increases it leads to hypokalemia and muscular weakness. और जब ये हद से ज्यादा मतलब नॉर्मल से भी ज्यादा निकाल कर फेंकने लगेगा पोटेशियम को, तो क्या आने लगेगी? मस्कुलर वीकनेस होने लगेगी, अगर पोटेशियम ज्यादा लॉस हो रहा है। तो एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट इज ऑन हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन पर क्या है? व्हाइल इंक्रीजिंग द सोडियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल ट्यूबुल, एल्डोस्टेरोन कॉज ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। हाइड्रोजन आयंस टू सम एक्सटेंट सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इन एक्सचेंज ऑफ सोडियम आयन। और ये किस लिए करता है? मैंने बोला ना, वहां एक्सक्रीट नहीं होता, वहां सिक्रीट होता है। एक्सचेंज प्रोग्राम चलाने के लिए, मतलब इधर सोडियम आएगा उधर हाइड्रोजन जाएगा, मेंटेन रहेगा ना, मूवमेंट को मेंटेन कराने के लिए, ट्रांसपोर्ट को। इट ऑब्वियसली रिड्यूस द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ECF। इन नॉर्मल कंडीशन एल्डोस्टेरोन इज एसेंशियल टू मेंटेन एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी। इन हाइपर सिक्रेशन इट कॉज एल्कलोसिस और हाइपोसिक्रेशन कॉज एसिडोसिस। तो ये इसके इफेक्ट है H आयन के, समझ में आया? हाइपर सिक्रेट हो जाएगा तो एल्कलोसिस है ना, और हाइपो हो जाएगा तो एसिडोसिस। स्वेट ग्लैंड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और सलाइवरी ग्लैंड पर? एल्डोस्टेरोन हैज ऑलमोस्ट सिमिलर इफेक्ट ऑन स्वेट ग्लैंड एंड सलाइवरी ग्लैंड। इट शोज ऑन रीनल ट्यूबुल। रीनल ट्यूबुल पर जो काम है वो यहाँ करेगा, यहाँ भी ये क्या करेगा? सोडियम के रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्वेट ग्लैंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्डोस्टेरोन, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन करा देगा, thus loss of sodium from body is prevented. Same effect is shown in saliva also, thus aldosterone help in the conservation of sodium in the body. आंख बंद करके याद कर लो, सोडियम का एब्जॉर्प्शन कराता है, पोटेशियम को एक्सक्रीट कराता है, और हाइड्रोजन आयंस को सिक्रीट कराता है रीनल ट्यूबुल में, ठीक है। इंटेस्टाइन पे क्या इफेक्ट है? एल्डोस्टेरोन इंक्रीज सोडियम एब्जॉर्प्शन बाय द इंटेस्टाइन ऑल्सो, स्पेशली फॉर कोलोन। कहां से? कोलोन वाले रीजन से मेनली। एंड प्रिवेंट द लॉस ऑफ सोडियम थ्रू फीसिस। एल्डोस्टेरोन डिफिशियंसी लीड्स टू डायरिया विद लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर। अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो हमको क्या हो जाएगा? डायरिया हो जाएगा। और डायरिया होने का मतलब ही क्या है? लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर। सोडियम जाएगा तो वाटर तो जाएगा ही, ठीक है। नेक्स्ट, अब इसका मोड ऑफ एक्शन देखते हैं कि एल्डोस्टेरोन काम कैसे करता है। आपको पता है एल्डोस्टेरोन किस कैटेगरी में आता है? स्टीरॉयड है। तो स्टीरॉयड कैसे काम करते थे? सेल के अंदर जाकर साइटोप्लाज्म जाकर सीधे किस पर अटैक करते थे? न्यूक्लियस पर, है ना। तो मोड ऑफ एक्शन क्या है इसका जरा देखते हैं। द एल्डोस्टेरोन एक्ट थ्रू मैसेंजर आरएनए, है ना, मैसेंजर आरएनए के थ्रू करता है, यानी कहाँ इफेक्ट करेगा? डीएनए पे। सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या है? सिंस एल्डोस्टेरोन इज अ लिपिड सॉल्युबल इट डिफ्यूजेस रेडिली इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ट्यूबुलर एपिथेलियल सेल थ्रू द लिपिड लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। उसको पास कर जाएगा।
इन द साइटोप्लाज्म एल्डोस्टेरोन बाइंड विद द स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन, यहाँ पर HR कॉम्प्लेक्स बनेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स. द एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स डिफ्यूज इनटू द न्यूक्लियस वेयर इट बाइंड टू द DNA एंड कॉज फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर RNA. ये प्रोसीजर आपको पता ही है. द मैसेंजर RNA डिफ्यूज बैक इनटू द साइटोप्लाज्म एंड कॉज प्रोटीन सिंथेसिस अलोंग द राइबोसोम. मोस्ट ऑफ द सिंथेसाइज्ड प्रोटीन आर इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम्स. वन ऑफ सच एंजाइम इज सोडियम पोटेशियम ATPase. इस एंजाइम को बनवाना है. इसका अल्टीमेट टारगेट क्या रहता है बेटा? इसका अल्टीमेट टारगेट रहता है इस एंजाइम को बनवाना मैसेंजर RNA के थ्रू. पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम ATPase which help in the transport of sodium and potassium. क्लियर? अब बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ सिक्रेशन. ये रेगुलेट कैसे होता है हमारी बॉडी में, कब कितना चाहिए. तो एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन इज रेगुलेटेड बाय 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर एज गिवन इन फिगर 70.4. 70.4 को भी हम डिस्कस करेंगे, विच आर गिवन बिलो इन ऑर्डर टू देयर पोटेंसी. नंबर 1, क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? इंक्रीज इन पोटेशियम आयन कंसेंट्रेशन इन ECF. या तो ECF में पोटेशियम आयन बढ़ जाए, या फिर डिक्रीज इन सोडियम आयन कंसेंट्रेशन, या फिर ECF में सोडियम डिक्रीज हो जाए, या डिक्रीज इन ECF का ओवरऑल वॉल्यूम कम हो जाए, या एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीज होने में कोई दिक्कत हो, यानी ACTH जो उसको स्टिमुलेट कराता है. कहां से निकलता है ACTH? पिट्यूटरी से, आपको पता है. इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम आयन इज द मोस्ट इफेक्टिव स्टिमुलेंट. सबसे बड़ा इफेक्टिव कौन सा है हमारे लिए? इंक्रीज इन पोटेशियम आयन. इसीलिए इसको फर्स्ट नंबर पर रखा गया है इन ऑर्डर ऑफ देयर पोटेंसी. साफ साफ लिखा हुआ है ना. तो मेन जो है हमारे को कौन देगा? मेन हमारा स्टिमुलेशन कौन देगा? पोटेशियम आयन. चलिए पहले इसको देख लेते हैं कैसा रहेगा. क्या करता है ये? It acts directly on zona glomerulosa and increases the secretion of aldosterone. Decrease in the sodium ion concentration and ECF volume stimulate aldosterone secretion through renin-angiotensin mechanism. ठीक है, कौन सा मैकेनिज्म होता है ये किडनी में समझेंगे, अभी के लिए नाम रट लो, रेनिन एंजियोटेंसिन. वैसे आपने ये रास सिस्टम पढ़ा भी होगा जहां तक नीट की तैयारी के दौरान, है ना. रेनिन सिक्रेटेड फ्रॉम juxtaglomerular apparatus of kidney act on angiotensinogen in the plasma and converted into angiotensin 1, which is converted into angiotensin 2 by converting enzyme ACE secreted by the lungs. ये कहां से ACE कहां से secrete होता है? lungs से. This angiotensin act on the zona glomerulosa to secrete more aldosterone. Aldosterone in turn increases the retention of sodium and water and excretion of potassium. This lead to increase in the sodium ion concentration and finally ECF volume. बात समझ में आ रही है? Now the increased sodium ion concentration and ECF volume inhibit the juxtaglomerular apparatus and stop release of renin. अब ये feedback mechanism से इसको बंद करा देगा renin को. So the angiotensin 2 is not formed and release of aldosterone from adrenal cortex stopped. और इस तरीके से फिर वो मेंटेन हो जाएगा, तो वो उसको अपने आप बैक मेथड में जाके बंद करा देगा, क्योंकि जब उसकी लेवल उसको स्टिमुलेट नहीं करेगी तो रेनिन क्यों रिलीज होगा. एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स मेनली स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. ये इंपॉर्टेंट बात है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है. हार्मोन मेनली स्टिमुलेट्स द सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड. इट हैज ओनली अ माइल्ड स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन एल्डोस्टेरोन सिक्रेशन. तो जो एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन जो होते हैं वो मेनली किसको स्टिमुलेट करते हैं? सिक्रेशन को, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को. एल्डोस्टेरोन को ज्यादा स्टिमुलेट नहीं करते, एल्डोस्टेरोन के सिक्रेशन को ज्यादा नहीं करते. किनका? तो इस तरीके से हमको समझ में आता है कि एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक जो हार्मोन होते हैं वो किसको स्टिमुलेट करते हैं? मेनली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को. वो अपने आप को स्टिमुलेट नहीं करते. ठीक है, खुद की चेन पर उनका असर कम है. अब इस डायग्राम को देख लेते हैं. 70.5 में ये क्या कह रहा है? 70.5 तो हम आगे देखेंगे. तो ये हमें बताया गया कि इंपॉर्टेंस क्या है इसको डायग्राम के थ्रू. वैसे थ्योरी तो हमने समझ ली, अब डायग्राम समझ लेते हैं. तो सबसे पहले क्या होगा? डिफिशियंसी ऑफ एल्डोस्टेरोन. किस वजह से होगा? या तो इंक्रीज हो जाए के आयन की कंसेंट्रेशन. जब इसकी आयन की कंसेंट्रेशन कम बढ़ जाएगी तो क्या होगा? कार्डियक टॉक्सिसिटी. फिर उससे क्या होगा? एरिथमिया. और फाइनली कार्डियक डेथ. और कार्डियक डेथ का मतलब फाइनल डेथ. समझ में आ गई बात? अगर सोडियम या क्लोराइड कंसेंट्रेशन ECF में कम हो जाएगा तो किसका वॉल्यूम कम हो जाएगा? ECF का वॉल्यूम कम जाएगा, है ना.
और अगर ECF का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, ओवरऑल ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, उससे भी क्या होगा, कार्डियक डिसफंक्शन होगा, सर्कुलेटरी शॉक हो सकता है और फाइनली डेथ। तो अल्टीमेटली ये इस तरीके से भी आप इस पूरे पैराग्राफ को जो हमने पढ़ा है इसको समझ सकते हो। ठीक है, एक ये फिगर था 70.5 का जिक्र किया था, इसमें क्या है ये देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कंडीशन क्या होगी, स्टिमुलेशन कौन दे रहा है यहाँ पर, स्टिमुलेशन तीन चीज दे रही है, या तो इंक्रीज हो जाए के आयन की कंसेंट्रेशन, या सोडियम आयन में कंसेंट्रेशन में डिक्रीज हो जाए, या ओवरऑल ECF वॉल्यूम डिक्रीज हो जाए। ये स्टिमुलेट करेगा जस्टा ग्लोमेरुलर एपरेटस को, इससे क्या रिलीज होगा, रेनिन। रेनिन क्या करेगा, लीवर से एक हार्मोन बनता है एंजियोटेंसिनोजन, उसको कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में। इस एंजियोटेंसिन 1 को कौन कन्वर्ट करेगा, लंग्स से आने वाला एंजाइम जिसका नाम है एस। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था एस, और इससे क्या बन जाएगा, एंजियोटेंसिन 2। ये एंजियोटेंसिन 2 किसको स्टिमुलेट करेगा, एड्रिनल कॉर्टेक्स को। ये क्या रिलीज कराएगा, एल्डोस्टेरोन। ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, किडनी पे इफेक्ट करेगा, किडनी में वही अपने 3 फंक्शन करेगा, एक्सक्रीशन ऑफ के आयन, रिटेंशन ऑफ सोडियम, रिटेंशन ऑफ वाटर। अब इससे क्या होगा, अल्टीमेट इफेक्ट डिक्रीज इन के कंसेंट्रेशन, इंक्रीज इन सोडियम कंसेंट्रेशन, इंक्रीज इन ECF वॉल्यूम। तो यहां से फीडबैक जाएगा किसका, इनिबिशन का, जस्टा ग्लोमेरुलर को, और किसका स्टॉप हो जाएगा, रेनिन रिलीज होना, और ये पूरी साइकिल अपने आप बंद हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, या मेनली हम बात करें एल्डोस्टेरोन 90% होता था, तो ज्यादातर हम वर्ड एल्डोस्टेरोन ही यूज करते हैं कि एल्डोस्टेरोन किस तरीके से फंक्शन होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के बारे में। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन।